नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों इस क्लास में हम उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम 17 जून तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर अप करेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। सभी प्रश्न को दोस्तों हम डिटेल में भी जानेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है, बताना है दोस्तों, हरिद्वार लोकसभा सीट से कौन सांसद चुने गए हैं। जो दोस्तों हमारे 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए, इसमें हरिद्वार लोकसभा सीट से कौन सांसद चुने गए हैं, यह आपको बताना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत यह दोस्तों हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा लोकसभा सीट से कौन सांसद चुने गए। अल्मोड़ा लोकसभा सीट यह दोस्तों उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से एक एससी के लिए आरक्षित सीट है, और इस लोकसभा सीट पे दोस्तों सांसद चुने गए हैं अजय टम्टा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रानीखेत। रानीखेत एक पक्षी में होने वाली बीमारी है, यह बीमारी किस पक्षी से संबंधित है। तो दोस्तों रानीखेत नामक एक बीमारी यह दोस्तों मुर्गियों में पाई जाती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और दोस्तों रानीखेत के स्थानीय लोगों ने सरकार के ऊपर दबाव डाला कि रानीखेत जो बीमारी है, इस बीमारी का नाम परिवर्तित किया जाए, क्योंकि दोस्तों जो हमारे उत्तराखंड का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है रानीखेत, ठीक है, इससे दोस्तों इसका अपमान हो रहा है। ठीक है, तो इसका नाम चेंज करने के लिए दोस्तों हाई कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है, और दोस्तों जल्द इस बीमारी का नाम चेंज किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि रानीखेत बीमारी यह दोस्तों मुर्गियों में होने वाली एक बीमारी है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस लोकसभा सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में सड़क एवं परिवहन राजमार्ग राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। तो उत्तराखंड के लोकसभा सांसद है दोस्तों अजय टम्टा। अजय टम्टा को दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल में सड़क एवं परिवहन राजमार्ग राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा अजय टम्टा, और यह दोस्तों अल्मोड़ा से सांसद चुने गए हैं। 5वां प्रश्न है, राज्य के किस स्थान से कत्यूरी कालीन 4 सुरंगें पुरातत्व विभाग के द्वारा खोजी गईं। तो दोस्तों हाल ही में राज्य के देवलगढ़ स्थान से कत्यूरी कालीन 4 सुरंगें खोजी गई हैं, और ये खोज की है दोस्तों पुरातत्व विभाग ने। ठीक है, तो याद रखिएगा कि देवलगढ़ से हाल ही में 4 सुरंगें खोजी गई, और यह दोस्तों आपकी कत्यूरी कालीन सुरंगें हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान के मामले में हिमालय राज्यों में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान रहा है। तो दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान करने के मामले में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का 10वां स्थान रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, और बात करेंगे हम दोस्तों ओवरऑल सभी राज्यों में, तो दोस्तों 34वां स्थान रहा है। ठीक है, 7वां प्रश्न है, नैनीताल राज्य की लोकसभा सीट से कौन सांसद चुने गए। तो नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं दोस्तों अजय भट्ट। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो अजय भट्ट को दोस्तों नैनीताल राज्य की लोकसभा सीट से सांसद चुना गया है। ठीक है, जो दोस्तों टिहरी लोकसभा सीट है, तो यहाँ से दोस्तों लक्ष्मी राजमाला शाह को चुना गया। ठीक है, और दोस्तों एक है हमारी पौड़ी गढ़वाल वाली, तो वहाँ से दोस्तों आपका अनिल बलूनी को सांसद चुना गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, 5 सांसद के नाम याद रखिएगा। अजय टम्टा यह दोस्तों अल्मोड़ा से, अजय भट्ट नैनीताल से, त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से, अनिल बलूनी पौड़ी से, और दोस्तों जो लक्ष्मी शाह हैं तो वह आपकी टिहरी से सांसद चुनी गई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी
का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात राज्यसभा सांसद कौन चुने गए। ठीक है, तो राज्यसभा सांसद या सदस्य जो चुने गए हैं दोस्तों उत्तराखंड से नए, तो वह दोस्तों महेंद्र भट्ट चुने गए हैं। महेंद्र भट्ट यह दोस्तों उत्तराखंड में भाजपा अध्यक्ष थे। ठीक है, अब यह दोस्तों हमारे उत्तराखंड के राज्यसभा सदस्य चुने गए। उत्तराखंड में जो राज्यसभा सीटें हैं तो 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में से एक सीट पर दोस्तों महेंद्र भट्ट नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, कल्पना सैनी और अनिल बंसल ये तीनों दोस्तों वर्तमान में हमारे राज्यसभा सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की कोश्याकटोली तहसील का नाम परिवर्तित कर श्री कैचीधाम करने पर मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी। यह तहसील उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों कोश्याकटोली तहसील इसका नाम चेंज किया गया और दोस्तों अब श्री कैचीधाम रखा गया है। ठीक है, तो ये तहसील दोस्तों आपके नैनीताल में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, 10वां प्रश्न है, राज्य की जोशीमठ तहसील का नाम परिवर्तित कर ज्योतिर्मठ करने पर मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी। यह तहसील उत्तराखंड के किस जनपद में है। तो यह तहसील दोस्तों आपकी चमोली जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड की 2 तहसीलों के नाम चेंज किए गए हैं। एक कोश्याकटोली तहसील जिसका नाम चेंज कर दोस्तों श्री कैचीधाम किया गया और दूसरी तहसील है दोस्तों जोशीमठ जिसका नाम चेंज कर दोस्तों ज्योतिर्मठ किया गया है। और दोनों तहसील याद रखिएगा, एक नैनीताल में और दूसरी दोस्तों चमोली में। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है। तो ये रखा है दोस्तों प्रोफेसर देवेंद्र लाल। ठीक है, तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम रखा है। डिटेल जानेंगे दोस्तों क्वेश्चन की। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र के भीतर स्थित 3 नए क्रेटरों को भारत के विज्ञान समुदाय और भारतीय स्थानों के नाम पर रखे हैं। सबसे बड़ा जो क्रेटर है उसका नाम दोस्तों प्रोफेसर देवेंद्र लाल रखा गया। ठीक है, और दोस्तों वहीं मुरसान क्रेटर का जो नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये आपके भारत के उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर के नाम पर रखा गया है। और तीसरा जो क्रेटर है तो वह दोस्तों हिल्सा क्रेटर, और हिल्सा जो एक शहर है तो वह आपका दोस्तों बिहार में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया। तो हाल ही में दोस्तों कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है दोस्तों, विश्व बैंक ने हाल ही में S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के सहयोग से कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया। CPPI दुनिया भर के 405 बंदरगाहों के व्यापक डेटा सेट पर आधारित है जो अब तक का सबसे बड़ा डेटा सेट है। बता दें कि विशाखा पोर्ट अथॉरिटी ने इस रैंकिंग में 18वां स्थान हासिल किया है। मतलब जो दोस्तों दुनिया के 405 बंदरगाह हैं तो उनमें से भारत के विशाखापट्टनम बंदरगाह ने 18वां स्थान प्राप्त किया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया तो वह दोस्तों विश्व बैंक ने जारी किया है। ठीक है, 13वां प्रश्न है, नासा भारत में किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है। तो ये कर रहा है दोस्तों IIT मद्रास के साथ मिलकर। ठीक है, तो IIT मद्रास के साथ मिलकर नासा मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों आपका इटली में किया जा रहा है। कमेंट करके बताइएगा कि इटली की राजधानी क्या है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली में किया जा रहा है, आप याद रखिएगा। G7 मतलब ग्रुप 7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली में किया जा रहा है। G7 एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। तो G7 में दोस्तों कौन कौन से देश शामिल हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, G7 की जो स्थापना की गई तो दोस्तों 1975 में की गई थी और 1990 के दशक के अंत में दोस्तों G8 बनकर रूस को शामिल किया गया था। ठीक है, तो 1990 में दोस्तों ग्रुप 7 में एक नया सदस्य देश जुड़ा जिसका नाम है रूस। लेकिन दोस्तों क्रीमिया पर कब्जा के बाद 2014 में इसे निलंबित कर दिया गया। ठीक है, तो इस ग्रुप 7 में एक नया सदस्य जुड़ा था रूस और यह दोस्तों ग्रुप 8 बन गया था। पर दोस्तों 2014 में रूस को निलंबित कर दिया गया और वर्तमान में दोस्तों यह G7 है और इसमें 7 सदस्यीय देश शामिल हैं। ठीक है, तो G7 की स्थापना आप याद रखेगा कब हुई? 1975 में। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? तो भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है दोस्तों उपेंद्र द्विवेदी को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इससे पहले दोस्तों मनोज पांडे भारतीय सेना के प्रमुख थे। ठीक है, और इनका कार्यकाल दोस्तों पूरा हो गया और नए चुने गए हैं दोस्तों उपेंद्र द्विवेदी। अनिल चौहान की बात करेंगे तो अनिल चौहान दोस्तों वर्तमान में CDS हैं और यह दोस्तों दूसरे CDS हैं। जो पहले CDS थे तो वह दोस्तों आपके बिपिन रावत थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के अगले प्रमुख होंगे। उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को जनरल मनोज सिंह पांडे से सेना प्रमुख का पद संभालेंगे। 16वां प्रश्न है कि उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हाल ही में दोस्तों उड़ीसा राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी। तो मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। ठीक है, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में है? तो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य यह दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघों की आबादी के साक्ष्य मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक नया बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य की स्थापना साल 1988 में की गई थी। तो याद रखिएगा कि सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य यह दोस्तों बाघ पाए गए। ठीक है, और बाघ पाए जाने के कारण इसे दोस्तों बाघ अभ्यारण्य स्थल घोषित किया जाएगा। और यह दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिले में फैला है, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और बताना है दोस्तों FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों इस हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन अपने भारत में किया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों कि पहले FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी बोर्ड ने हाल ही में यह फैसला लिया है। यह टूर्नामेंट दोस्तों दिसंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 24 टीमें हिस्सा लेंगी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर दिलीप टर्की ने यह दोस्तों खुशी जाहिर की है कि अपने भारत में दोस्तों इस विश्व कप का 2025 में आयोजन किया जाना है। अगला प्रश्न है कि कार्लोस अलकराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल जीता है? तो यह दोस्तों आपके स्पेन के खिलाड़ी हैं जिन्होंने दोस्तों फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल जीता है। ठीक है, तो स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अलकराज ने दोस्तों फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल जीत लिया। अलकराज ने पेरिस के रोनाल्ड गैरोज में
फाइनल में अलेक्जेंडर जिबेरेव को हराकर एकल खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, अल्कराज ने दोस्तों यह लगातार तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल जीता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि कार्लोस अल्कराज जो है यह दोस्तों स्पेन के हैं। ठीक है, जिन्होंने दोस्तों फ्रेंच ओपन का टाइटल जीता है। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है दोस्तों चंद्रबाबू नायडू ने। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, 21वां प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली, वह किस लोकसभा क्षेत्र से जीते हैं? तो ये दोस्तों वाराणसी लोकसभा सीट से जीते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार यह दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी ने दोस्तों प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली और यह दोस्तों इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय राजनीति के दूसरे ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है। इससे पहले केवल भारत में पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने यह कारनामा किया था। इस बार की 2024 की मंत्रिमंडल में दोस्तों 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और दोस्तों 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार पीएम पद की शपथ लेने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले दोस्तों पंडित नेहरू 3 बार लगातार पीएम पद की शपथ ले चुके थे। अगला प्रश्न है कि प्रेम सिंह तमंग ने हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो प्रेम सिंह तमंग ये दोस्तों मुख्यमंत्री बने हैं सिक्किम राज्य के। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। दोस्तों सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा प्रमुख प्रेम सिंह तमंग ने लगातार दूसरी बार सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो दूसरी बार दोस्तों प्रेम सिंह तमंग बने हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली ईगा स्विएटेक किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ये दोस्तों आपकी पोलैंड देश की खिलाड़ी हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ईगा स्विएटेक ने दोस्तों जेसमीन पाओलोनी को हराकर लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन महिला खिताब जीता है। ठीक है, 24वां प्रश्न है यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को शामिल किया है? तो ये क्या है दोस्तों इजराइल देश को। इजराइल देश को दोस्तों यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में शामिल किया है। दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में इजराइल की सेना को शामिल किया है। एक राजनयिक सूत्र के अनुसार इजराइल रक्षा दलों के साथ हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद को भी सूची में जोड़ा गया था। बता दें कि हमास इजराइल युद्ध 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के नेतृत्व वाली हमले से शुरू हुआ था। 25वां प्रश्न रहेगा मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल 7 महिलाओं को शामिल किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, पीएम मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार में कुल 7 महिला मंत्रियों को स्थान मिला है, जिसमें 2 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री की रैंक की मंत्री हैं। 2 कैबिनेट मंत्रियों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और दोस्तों महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हैं। जो दोस्तों वर्तमान में 30 कैबिनेट मंत्री बनाए गए उसमें से 2 महिलाएं हैं, निर्मला सीतारमण और दोस्तों बाल विकास मंत्री महिला अन्नपूर्णा देवी। वहीं दोस्तों अन्य राज्य मंत्रियों में शोभा और नीमूवेन, सावित्री ठाकुर, रक्षा निखिल खड़गे और दोस्तों अनुप्रिया पटेल ये दोस्तों शामिल हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि वर्तमान में कैबिनेट में 7 महिलाओं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? तो इस बार दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री जो शामिल हैं उनकी संख्या 6 है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि अजीत डोभाल किस पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति हैं। तो ये हैं दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर दोस्तों अजीत डोभाल सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति बने हैं। भारतीय सरकार के एक आदेश के अनुसार अजीत डोभाल को तीसरी बार दोस्तों कार्यकाल दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में। ठीक है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 10 जून से जो अजीत डोभाल हैं इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। डोभाल सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले NSA हैं। डोभाल को पहली बार दोस्तों 2014 में नियुक्त किया गया, दूसरी बार 2019 में, अब दोस्तों 2024 में इन्हें तीसरी बार नियुक्त किया गया है। 28वां प्रश्न है कि किसे हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। तो प्रधान नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधान सचिव बने हैं दोस्तों डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। भारत ने आपदा प्रभावित पपुआ न्यू गिनी को कितने अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है। तो ये भेजी है दोस्तों 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किसके साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो ये क्या है दोस्तों संसद टीवी ने। ठीक है, तो संसद टीवी के साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने समझौता किया है। क्यों किया, तो दोस्तों भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, 32वां प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष रक्त दिवस जो मनाया जाता है तो वह दोस्तों 14 जून को मनाते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष विश्व रक्त दिवस रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस बार विश्व रक्त दिवस की 20वीं वर्षगांठ भी मनाई गई और इस वर्ष का स्लोगन 20 साल पूरे होने का जश्न मनाना, रक्तदाताओं का धन्यवाद। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स, ये दोस्तों इस बार के रक्तदाता दिवस की थीम है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है दोस्तों 129। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट पेश की। पिछले साल की तुलना में भारत इस साल 2 स्थान नीचे खसक कर 129वें स्थान पर आ गया है। पिछले एक दशक से पहले स्थान पर रहने वाला आइसलैंड ने इस साल भी अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। तो याद रखिएगा कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पहला स्थान किस देश का है, आइसलैंड, जो कि पिछले 10 सालों से पहले स्थान पर है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो बांग्लादेश 99वें स्थान पर, नेपाल 111, श्रीलंका 125, भूटान 124 और दोस्तों पाकिस्तान 145वें स्थान पर रहा है और भारत 129वें स्थान पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और बताना है कि पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। तो पेमा खांडू ने दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो ये थे दोस्तों हमारी इस क्लास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। सभी प्रश्न दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड थे। सभी क्वेश्चन को हमने डिटेल में जाना है। ठीक है, आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि प्रेम सिंह तमंग ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। ठीक है, तो कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। साथ में बताइएगा दोस्तों आपकी क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।